नमस्कार, मैं जितेंद्र उपाध्याय आप सभी का हिंदी युग चैनल में एक बार पुनः बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत क्रिया पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे हम क्रिया कहेंगे। यह मुख्य रूप से 3 प्रकार से निर्मित होती है, जिनमें धातु, दूसरा संज्ञा, तीसरा विशेषण। संज्ञा और विशेषण हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। हम लोग देखते हैं आज धातु। धातु को समझते हैं। धातु का अर्थ है कि क्रिया का मूल रूप। जब कोई क्रिया हिंदी में प्रयुक्त होती है तो उसका जो मूल रूप होगा वह धातु कहलाएगा। जैसे पढ़ना में पढ़, खाना में खा, तो यह धातु है। क्रिया का मूल रूप वह धातु कहलाएगा। अगर क्रियाओं के प्रकार की बात करें तो यह 2 प्रकार से हिंदी में दिखाई देती है। पहला मौलिक, दूसरा यौगिक। मौलिक क्रिया किसे कहते हैं और यौगिक क्रिया। मौलिक क्रिया से आशय है कि जब कोई क्रिया अपने मूल रूप में होती है और वह प्रयुक्त होती है तब उसे हम कहेंगे मौलिक क्रिया। और जब उस क्रिया से बने हुए शब्दों से भी एक दूसरी क्रियाएं बनती हैं तब उन्हें हम कहेंगे यौगिक। जैसे पढ़ से पढ़ना। अब यौगिक में पढ़ना से पढ़वाना। इसी प्रकार खा से खाना और खाना से खिलाना या खिलवाना। तो यह यौगिक क्रिया। यह मुख्य रूप से यौगिक क्रिया 4 प्रकार से हमें दिखाई देती है। अर्थात यौगिक क्रियाओं के कुल 4 प्रकार होते हैं। दो प्रकार। पहला मौलिक, दूसरा यौगिक। इस यौगिक क्रिया के 4 प्रकार हैं, जिनमें पहला प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरा संयुक्त क्रिया, तीसरा अनुकरणात्मक क्रिया
और चौथा नाम धातु क्रिया। आइए हम इन चारों को समझते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया सबसे पहले, जब किसी वाक्य में कोई किसी को प्रेरित करता है तब जो वहां पर क्रिया प्रयुक्त होगी वह प्रेरणार्थक क्रिया होगी। जैसे श्याम ने राम को जगाया। श्याम ने राम को जगाया, इसमें श्याम की प्रेरणा से राम जागा, इस कारण से यहाँ पर जगाया में प्रेरणार्थक क्रिया होगी। जिस कार्य में या जिस वाक्य में प्रेरणा दिखे, किसी की आज्ञा, अनुमति या प्रेरणा से कोई कार्य संपन्न हो, तब वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होगी। संयुक्त क्रिया, जब दो क्रियाएं मिलकर किसी वाक्य में प्रयुक्त हो रही हों तब वहां पर संयुक्त क्रिया होगा। यह कुल 13 प्रकारों में हमारे सामने आती है। जैसे पढ़ चुका, खा चुका। तो यहां पर दो क्रियाएं मिश्रित होकर के वाक्य में प्रयुक्त हो रही हैं, इस कारण से यहां पर संयुक्त क्रिया होगा। अनुकरणात्मक क्रिया तीसरा, जब कोई जिस ध्वनि के कारण उस ध्वनि का नामकरण हम करते हैं, जैसे कोई दरवाजा खटखटा रहा है तो हम लोग उसको क्या नाम दिए, खटखटाना आवाज। जैसे कोई बहुत हरदम बोलता रहता है तो हम क्या कहते हैं, बड़बड़ा रहा है। तो किसी ध्वनि को सुन करके हम उसका नामकरण जब करते हैं अनुकरण के द्वारा, उसकी ध्वनि के अनुकरण के द्वारा, तब वहां पर हमें अनुकरणात्मक क्रिया देखने को मिलेगी। जैसे खटखटाना, बड़बड़ाना इत्यादि। नाम धातु, नाम का अर्थ जानते हैं आप लोग, संज्ञा। संसार में जितने भी नाम हैं, प्रत्येक वस्तुओं के नाम होते हैं, जितने भी वस्तु हैं सबके कुछ ना कुछ नाम हैं और उन नामों को हम क्या कहेंगे, संज्ञा। तो जब संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से कोई क्रिया बनती हो तब उसे हम कहेंगे नाम धातु। जैसे हाथ है संज्ञा, हाथ से हथियाना। तो ये यौगिक क्रिया के कुल 4 प्रकार। अब हम लोग जानते हैं क्रिया के 2 अन्य प्रकारों के बारे में। क्रिया के 2 अन्य प्रकार हैं अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक और सकर्मक। क्रिया के अन्य 2 प्रकार, पहला अकर्मक, दूसरा सकर्मक। ये क्रियाएं क्या हैं, जिस क्रिया में कर्म की संभावना या अपेक्षा ना हो या कर्म ना हो वहां पर अकर्मक क्रिया। जिस वाक्य में कर्म की अपेक्षा या संभावना हो या स्पष्ट रूप से कर्म दिख रहा हो वहां पर सकर्मक क्रिया होगा। जैसे पक्षी उड़ते हैं या वह पुस्तक पढ़ रहा है। तो ध्यान देने वाली बात यह है, अकर्मक और सकर्मक को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि क्रिया से क्या लगाकर यदि प्रश्न करते हैं और यदि
कर्ता के बाद कोई उत्तर आता है तब वहां पर सकर्मक क्रिया हो जाएगी। यदि उत्तर नहीं मिलता है, क्रिया से क्या लगाने पर कोई उत्तर नहीं मिलता है, तो वहां पर अकर्मक क्रिया हो जाएगी। जैसे पक्षी उड़ते हैं, क्या उड़ते हैं? पक्षी। उत्तर तो मिल रहा है, लेकिन क्योंकि यह कर्ता है, कर्ता क्रिया के मध्य कर्म होना चाहिए, कर्म है नहीं, इसलिए अकर्मक। वह पुस्तक पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है? पुस्तक। तो यहां पर कर्म है, इसलिए यह कौन सी क्रिया है? सकर्मक। कभी कभी कुछ वाक्यों में कर्म ना दिखते हुए भी कर्म छिपा रहता है, उसे हम कहेंगे सकर्मक। जैसे वह पढ़ता है, तो वह पढ़ता है, क्या पढ़ता है? वह कर्ता और क्रिया के बीच में कुछ नहीं है, लेकिन जब वह कुछ पढ़ेगा तो किसी माध्यम से पढ़ेगा, किसी किताब से पढ़ेगा या किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से पढ़ेगा, किसी ना किसी माध्यम से कुछ ना कुछ वो पढ़ेगा, तो कर्म है वहां पर, इसलिए यहां पर क्या होगा? सकर्मक क्रिया। लेकिन प्रयोग के आधार पर इसमें अकर्मक भी होगा और सकर्मक। ऐसी क्रियाओं को हम क्या कहते हैं? द्विविध क्रियाएं। द्विविध क्रियाएं या उभयविध क्रियाएं। मतलब कि दोनों रूपों में इनका प्रयोग होता है, वो अकर्मक भी हैं और सकर्मक भी। जैसे वह पढ़ता है, यह अकर्मक भी है, और यह वह पढ़ता है, यह सकर्मक भी है, क्योंकि पढ़ने का काम जब होगा तो कुछ ना कुछ वह पढ़ा जाएगा। वह पढ़ता है, यह द्विविध क्रिया है, अर्थात इसमें कर्म छिपा है तो सकर्मक भी है, और कर्म नहीं है इसलिए अकर्मक भी है। इसीलिए इसको कहते हैं द्विविध क्रिया या उभयविध क्रिया। इसमें और भी हैं, जैसे पढ़ना, खाना, खेलना, ये सब द्विविध क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। अगला है द्विकर्मक क्रिया। और अंतिम है सहायक क्रिया। इन दोनों को हम लोग समझते हैं। द्विकर्मक क्रिया, सहायक क्रिया। द्विकर्मक, द्वि दो, कर्म, कर्मक, दो कर्म। किसी वाक्य में जब दो कर्म हो तब वहां पर वह द्विकर्मक क्रिया कहा जाएगा। जैसे श्याम ने मोहन को पुस्तक पढ़ाया। पुस्तक पढ़ाया, क्या पढ़ाया? पुस्तक। किसको पढ़ाया? मोहन को। तो दो कर्म हमको प्राप्त हुआ, क्या पढ़ाया? पुस्तक। किसको पढ़ाया? मोहन को। तो दो कर्म होने के कारण यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया है। ऐसी क्रिया जिसमें जिसके अंतर्गत दो कर्म है। और अंतिम है सहायक क्रिया। सहायता करने वाली क्रिया। जब कोई क्रिया किसी मुख्य क्रिया की सहायता के रूप में वाक्य में प्रयुक्त होती हो तब उसे हम कहेंगे सहायक क्रिया। जैसे वह पढ़ता है, वे
जाते हैं, सीता बैठती है। तो आप देखेंगे कि पढ़ना मुख्य क्रिया और उसकी सहायता है, जाना मुख्य क्रिया है, बैठना मुख्य क्रिया है। तो एक मुख्य क्रिया और दूसरी उसकी सहायता करने वाली क्रिया, तो यहाँ पर क्या होगा, सहायक क्रिया हम इसे कहेंगे। तो धन्यवाद, आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि यह क्रिया का चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।